करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, हमारे गांव में एक कहावत है, हमरो खिलार नहीं तो बिगड़ी खिलार। इसका मतलब ये है कि मेरा भी खेल में इन्वॉल्वमेंट करो या फिर मुझे भी खिलवाओ, नहीं तो मैं खेल बिगाड़ दूंगा। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कि ये बातें मैंने क्यों बोली हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग MUDA घोटाले के बारे में बात करेंगे, जो कर्नाटक के CM जो सिद्धरामैया है वर्तमान में, उन पर आरोप लगे हैं। FIR भी दर्ज हो गई है, हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये मामला क्या है, क्या इससे गिरफ्तारी हो जाएगी इनकी, इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डिटेल के साथ समझने वाले हैं। इन तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा मुद्दा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये MUDA यानी मुद्दा का मुद्दा क्या है, पूरा आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। एक्चुअली में MUDA का नाम है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण है ना, इसका काम ये होता है कि शहर में जो भी विकास से संबंधित काम होते हैं उसके लिए ये अथॉरिटी काम करती है। साल 1992 में MUDA ने एक परियोजना लॉन्च की, जिसके तहत इनका ये कहना था कि हम मैसूर में कुछ रिहायशी इलाके विकसित करेंगे, कुछ ऐसा एरिया विकसित करेंगे, कुछ मतलब कि एडवांस सिटीज विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। अब इसके लिए इन्होंने किसानों से जमीन मांगी और इसके लिए मुडा ने क्या किया कि 50-50 इंसेंटिव स्कीम शुरू की। 50-50 इंसेंटिव स्कीम के तहत यही था कि किसानों को, जो जिन किसानों से जमीनें ली गई हैं, उनको यहां पर 50% साइट उपलब्ध कराई जाएगी या फिर कोई एक वैकल्पिक साइट उपलब्ध कराई जाएगी। और ऐसा किया भी गया, 6000 से ज्यादा जमीनें आवंटित भी की गई। लेकिन आरोप इन पर यह लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा और भी लोगों के द्वारा कि इन्होंने इसमें सबसे ज्यादा फायदा अपने ही करीबियों को पहुंचाया है, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल है। इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी के नाम जमीन थी 1.3 एकड़ की, मतलब अदर एरिया में, तो उसकी जगह इन्होंने यहां पर वो जमीनें दे करके पॉस एरिया में, मैसूर के पॉस एरिया में इन्होंने 14 साइट्स जो हैं, 14 प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाई हैं। और सिद्धरामैया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे अपने करीबियों को लाभ पहुंचाया है इस योजना के तहत। अब इसी चीज को लेकर के वहां के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जो कि थावरचंद गहलोत जी हैं, इन्होंने 16 अगस्त को इस घोटाले में सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। जांच के आदेश दिए, फिर वहां के जो लोकायुक्त हैं उन्होंने FIR दर्ज करा दी। स्पेशल कोर्ट में मामला गया और उन्होंने लोकायुक्त को कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया। अब इसको लेकर के ये जो सिद्धरामैया हैं, ये गए हाई कोर्ट में, वहां जाकर इन्होंने कार्रवाई को चुनौती दे दी। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, कर्नाटक के हाई कोर्ट ने दोस्तों 24 सितंबर को अभी कहा कि ये जांच का आदेश सही है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो जो भी चीजें जांच करने के लिए कहा गया है, इसमें ये ऑथेंटिक पाया गया है कि हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ियां लिप्त होने की संभावनाएं हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, ये हाई कोर्ट ने कह दिया, कर्नाटक हाई कोर्ट ने। तो अब यही वजह से ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है कि हाई कोर्ट ने इनकी मांग को खारिज कर दिया है। इन्होंने ये लगाया था कि नहीं, ये जांच नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें ये फेक है, एलिगेशन लगाया गया है जो सिद्धरामैया ने, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इनके मांग को। देखो यहाँ पर ये कॉपी है जो मैं आपको यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ, PDF में भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बाकायदे राज्यपाल ने 16 अगस्त को ये कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS, जो अब लागू हो चुका है, आप जानते हो, BSA भारतीय न्याय संहिता और BNSS ये सब लागू हो चुका है। तो अब इसकी धारा 218 के तहत ही सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई थी और CM ने 19 अगस्त को इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये MUDA है क्या, क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या कुछ होने वाला है। तो एक एक पॉइंट समझिएगा, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मामला है क्या। फिर मैं आप पर छोड़ दूंगा, आप बताइएगा कौन सही है कौन गलत। चलिए, 1992 में क्या हुआ था कि MUDA ने रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी। फिर उन जमीन के बदले इंसेंटिव देने की बात कही थी कि 50-50 स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जमीन के जो मालिक होंगे उनको जो विकसित भूमि होगी, जो रिहायशी इलाके विकसित किए जाएंगे, उसमें 50% साइट दिया जाएगा या फिर कोई एक वैकल्पिक साइट दी जाएगी। वैकल्पिक बोले तो कि यहाँ के बदले आप यहाँ ले लो, है ना। इसके बाद MUDA पर आरोप यह लगा कि 2022 में सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को, जो इनकी पत्नी है पार्वती सिद्धरामैया, इनको मैसूर के कसाबा में होबली स्थित एक कसारी गांव में 3.1 एकड़ जमीन थी इनकी। इस जमीन को लिया गया और इसके बदले में मैसूर के एक पॉस इलाके में 14 साइट आवंटित की गई इनको।
अब इस साइड की कीमत पार्वती की जमीन की कीमत की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक थी। मतलब 3.16 एकड़ जमीन तो ली गई, लेकिन इसके बदले बहुत ज्यादा वैल्यू वाली 14 साइट इनके नाम कर दी गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3.16 एकड़ की जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। मतलब ये वाली जो जमीन थी ना, ये भी फर्जी ही थी, इनके नाम कोई अथेंटिक वो नहीं था कि इन्हीं के नाम है। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने इन्हें 2010 में गिफ्ट दी हुई थी। इनके भाई ने ये गिफ्ट दी हुई थी रक्षाबंधन पर। एमयूडीए ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित किया था। एमयूडीए ने स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धरमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और इसमें उन्होंने सिद्धरमैया एमयूडीए साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट में जालसाजी का आरोप लगाया इन्होंने। 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धरमैया जो हैं ये कर्नाटक में या तो डिप्टी सीएम रहे हैं या सीएम रहे हैं, या अगर मान लो डिप्टी सीएम या सीएम नहीं भी रहे हैं, मतलब इनकी सरकार नहीं भी है, तब भी ये पावरफुल पर्सन रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर किया है। घोटाले में डायरेक्ट ये ना जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने पावर से करीबी लोगों की मदद कई बार कराई हुई है, ऐसा इन पर आरोप है। सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन जो हैं ये 2004 में डिनोटिफाइड 3 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदे हुए थे। इसके बाद 2004-5 में, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार थी, तो उस टाइम पर सिद्धरमैया डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो उस टाइम पर यहाँ पर इनके जो साले साहब हैं, इन्होंने डिनोटिफाइड 3 एकड़ की जमीन अवैध रूप से ली हुई थी। और इतना ही नहीं, आरोप ये भी है इन पर कि यहाँ पर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, इनको भी इस स्कीम में फायदा पहुंचाया गया है। जो रियल एस्टेट कारोबार में हैं और उनमें जो इनके करीबी हैं, उनको भी इस स्कीम का काफी फायदा पहुंचाया गया है। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया है। और आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई आप जानते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हो, है ना। तो आरटीआई एक्टिविस्ट एक था, उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 50-50% योजना या 50-50 स्कीम जो चलाई थी एमयूडी ने, उसके तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं। और इसमें अब यही आरोप लग रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें इन्होंने अपने या तो करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी पत्नी को, या फिर जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, इनको इसका फायदा पहुंचाया है। और किस प्रकार से पहुंचाया है? जिस जगह से इनकी जमीनें ली गई एक पर्सन की, उस जगह की जो कीमत थी, जमीन की जो वैल्यू थी, उससे कहीं अधिक वैल्यू वाली यहाँ पर पॉस इलाके में उनको साइट्स प्रोवाइड की गई हैं। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 3000 से 4000 करोड़ का ये घोटाला है। तो अब इस पर यह सब चूंकि आरोप लगा है और अभी हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया है, तो ये भी जांच का विषय है। अभी मामला लंबा चलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये घोटाला वाकई में है या फिर नहीं है। तो ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल इस पर सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी जमीन अधिग्रहित कर पार्क बनाया गया और हमें मुआवजे के रूप में एक प्लॉट दिया गया। ये आवंटन 2021 में भाजपा के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ये कहना है सिद्धरमैया जी का। अच्छा, अब विपक्ष का आरोप ये है कि भाजपा जो है, जो जहां जहां पर अपनी सरकार नहीं बना पाती है, जहां विफल रह जाती है, वहां पर राज्यपाल को ऐसा नियुक्त कर देती है जो राज्यपाल उनको रोड़ा डाले रहता है। सरकार चलाने में हमेशा वहां पर कुछ ना कुछ करता रहता है। ये विपक्ष का कहना है। अभी आज के टाइम पर आप देखोगे तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में ठनी हुई है। जैसे जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 में वहां के तत्कालीन गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक जी, इन्होंने राज्य की विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार बनाने के शंका पर असेंबली भंग कर दी थी और यहां पर भी विवाद चला था। हालांकि सत्यपाल मलिक आगे चलकर के बहुत सारे आरोप भी लगा रहे थे, पुलवामा वगैरह को लेकर के भी। कर्नाटक में मई 2018 में ऐसा एक मामला आया था जब वहां के तत्कालीन गवर्नर वजुभाई ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 15 दिन का समय दिया था, और जब विपक्ष में मुद्दा उठाया तो इसे घटा करके 3 दिन का मौका दे दिया कि 3 दिन में आप अपना दावा करो। यहां 15 दिन का मौका दे दिए थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ था नवंबर 2019 में कि यहां 2019 विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को देवेंद्र फडणवीस को सबसे पहले सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, और हालांकि यह सरकार सिर्फ 80 घंटे ही टिक सकी थी। पश्चिम बंगाल में आप जानते ही हो, जब जगदीप धनखड़ जी, जो कि आज के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये जब वहां पर गवर्नर हुआ करते थे, तब इनके ममता दीदी से लगातार ठनी रहती थी। यहाँ पर हालांकि अभी भी जो गवर्नर है उनकी भी बनती नहीं है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ममता सरकार पर काफी आरोप लगाए थे। केरल में क्या हुआ? केरल में आप जानते हो कि वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान वहां पर गवर्नर हैं, और उन्होंने 3 कृषि कानून पर असेंबली में बहस करने की रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के साथ विवाद शुरू हो गया था।
दिसंबर 2020 की घटना है। दिल्ली में आप जानते हो, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में और अरविंद केजरीवाल के बीच में लंबा चला दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर के, है ना। सचिव और एलजी जो है इन्होंने शुरुआत में जांच शुरू करवाई। इसकी सिफारिश पर सीबीआई केस दर्ज किया गया। इसके बाद आप सरकार एलजी के खिलाफ चली गई थी और इतना दिन तक ये सारी चीजें चली। अरविंद केजरीवाल और उनके बहुत सारे जो मंत्री हैं ये सब जेल गए और फिलहाल सब अभी के लिए बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आरोप यही लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जहां जहां पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है वहां वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे चीजें राज्यपाल के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं घोटाले वहां पर निकालने का प्रयास करती है। हालांकि इस पर बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग के यहाँ मतलब कल्चर ही बन गया है घोटाला कल्चर, जिसकी वजह से हर जगह घोटाले कहीं न कहीं से निकल ही आते हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से जो कोई भी किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर को तैयार करना चाहते हो तो इसके लिए संकल्प बैच लाया गया है। संकल्प बैच 2024 में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। टॉपिक वाइज इसमें क्लासेस आएंगी, 100% बाइलिंगुअल आ रही हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डिटेल क्लास नोट्स भी दी जाएगी, पीडीएफ भी दी जाएगी और 12 महीनों की ई बुक फ्री में दी जाएगी। मंथली मैगजीन ई बुक जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेगी, मतलब आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हो। इसके अलावा 30+ स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलेंगी और मंथली रैंडम मॉक टेस्ट होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम। आप चाहे जब तक पढ़ो, चाहे जब तक आप कोर्स का एक्सेस कर सकते हो। तो आप ये बैच जा करके एमजेटी ऐप पर ले पाओगे। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप मिल जाएगा। वहां पर जाना है, वीडियो कोर्स में जाना है, मोस्ट पॉपुलर बैच में जाना है और आपको वहां पर जाकर अगर कोई लेटेस्ट ऑफर दिख रहा होगा तो वो कूपन कोड इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, नहीं किए हो तो कर दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।